नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं। और पहला सवाल पूछा है मोहित यादव ने। मोहित का सवाल यह है कि उन्हें 3 साल के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करने हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि किन स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाए। मोहित, ऐसा है कि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव काफ़ी है, और अभी कुछ समय के लिए मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है वो बनी रहेगी। तो इस हिसाब से अगर आपका नज़रिया सिर्फ 3 साल का है तो ऐसे में मैं आपको कहूँगा कि आप कुछ लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स जैसे कि निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, या फिर आपको यदि एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड में करना है तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इस तरह के लार्ज कैप फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही अभी जैसे कि क्वांट लार्ज कैप फंड का एनएफओ लॉन्च हुआ है। हालांकि ये एक नया फंड है, लेकिन मुझे इस स्कीम से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद है जिस तरह से इस फंड को मैनेज करने की बात की जा रही है। क्योंकि मैंने क्वांट के सीईओ संदीप टंडन जी का इंटरव्यू भी किया और उनसे जाना कि वो किस तरह से इस फंड को मैनेज करेंगे। तो इस फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको एग्जिस्टिंग लार्ज कैप फंड के नाम भी बताए हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप एक हाइब्रिड फंड में करें, एक बैलेंस पोर्टफोलियो मैनेज करें, तो ऐसे में मेरी सलाह होगी कि आपको एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड मेरा सजेशन होगा कि एक अच्छी स्कीम है, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको यदि रिस्क कम लेना है तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या फिर लार्ज कैप इंडेक्स फंड या लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन मैं आपको इस वक्त पर मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की या फिर सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा यदि आपका नज़रिया सिर्फ 3 साल का है। मेरी सलाह तो ये भी होगी कि किसी निवेशक को यदि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हो तो एक ही दिन करने की बजाय उसे यदि 3-4 दिन में किया जाए तो शायद आपको यहाँ पर मौका मिलेगा कि आप निचले स्तरों पर बाय कर सकें। आप एक स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है राहुल पांडे ने। और राहुल पांडे जी का सवाल मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर है। और राहुल जानना चाहते हैं कि उन्होंने इस स्कीम में पिछले 5 साल से निवेश किया हुआ है, 5 साल से एसआईपी कर रहे हैं, 10,000 रुपये महीने की एसआईपी चल रही है, लेकिन स्कीम की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। तो आप चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो राहुल, देखिए, इस स्कीम के पोर्टफोलियो में काफ़ी बदलाव किए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। लेकिन क्योंकि आप 10,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, यदि आप इस अमाउंट को थोड़ा कम कर दें और इसके साथ एक दूसरे फंड में, दूसरे हो सकता है फ्लेक्सी कैप फंड में ही आप एसआईपी शुरू करें, तो शायद वो एक अच्छा डिसीजन रहेगा। आपका थोड़ा सा पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और ऐसे में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड या निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड मेरे हिसाब से अच्छी चॉइसेस हो सकती हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है जगबंधु बेहरा जी ने। जगबंधु जी का सवाल यह है कि वो एनपीएस में एसआईपी कर रहे हैं और अब वो इस अमाउंट को कम करना चाहते हैं, तो कैसे यहाँ पर बदलाव करना होगा। तो जगबंधु जी, एनपीएस में जब आप एसआईपी करते हैं तो ये एक डीम रेमिट फैसिलिटी के थ्रू आप करते हैं, यानी कि सेम डे की आपको एनएवी मिल सके, तो आपने डी रेमिट फैसिलिटी अवेल की होगी और आपने अपने बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी हुई होंगी। यानी कि आपने डिसाइड किया होगा कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कितना अमाउंट डेबिट होगा। तो आप सिंपली नेट बैंकिंग के थ्रू इसे कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि पहले से जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसे आप कैंसिल कर दें और फिर से आप दोबारा से जिस अमाउंट की अब आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं उस अमाउंट के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं। तो इस तरह से पहले एसआईपी कैंसिल हो जाएगी और नई अमाउंट की एसआईपी शुरू हो जाएगी। तब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है राघवेंद्र कुमार सिंह जी ने। राघवेंद्र जी ने कहा है कि
वो मेरे वीडियोस देखते रहते हैं और उन्हें मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस काइंड एप्रिसिएशन। इसी तरह से आप वीडियो देखिए और आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी जो सवाल आपने पूछा है कि आपको 25,000 रुपया हर महीना मिल सके, इसके लिए कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और आप SWP के जरिए ये 25,000 रुपये महीना पाना चाहते हैं। राघवेंद्र जी, आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, तो ऐसे में यदि आप जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम मिलेंगे तो आपका जो कैपिटल है वो भी एक समय पर पूरा इरोड हो सकता है। तो क्योंकि आपने यदि अमाउंट फिक्स कर लिया और जितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं मिला, तो क्या होगा कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से पैसे विड्रॉ होंगे। तो यदि मैं 6% सालाना रिटर्न एक्सपेक्ट करूं तो 50 लाख पर 6% के हिसाब से होते हैं 3 लाख रुपए, यानी कि 0.5% हर महीने का रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई गारंटी है नहीं। तो ऐसे में एक अनुमान के मुताबिक आप एक राशि डिसाइड कर सकते हैं। तो यदि मैं ये कहूं कि आप क्योंकि SWP कर रहे हैं और ऐसे में आपको बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से SWP करनी चाहिए और यहाँ पर मैं 6-7% का रिटर्न एक्सपेक्ट करूँ या 8% का भी रिटर्न यदि हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं यही कहूँगा कि आप यदि 50 लाख रुपए डिपॉजिट कर देते हैं और वहाँ से 25,000 रुपया महीना आप हर महीने विड्रॉ करते हैं तो मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। क्योंकि यदि किसी वक्त पर रिटर्न कम भी आता है, 8% नहीं मिलता है, 6% भी मिलता है, तो भी आप इतनी राशि विड्रॉ करने पर भी शायद अपना जो कैपिटल है उसको विड्रॉ ना करें, उसको विड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े और जो रिटर्न मिले उससे ही आपका ये कैश फ्लो मैनेज हो पाए। लेकिन यदि आप इससे कम राशि यानी 50 लाख से कम इन्वेस्ट करते हैं और फिर आप 25,000 रुपया महीना विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन चांसेस ये हैं कि एक समय पर वो पूरा पैसा खत्म भी हो सकता है। तो या तो जैसा मैंने कहा कि आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए और वहां से 25,000 रुपये महीने की SWP कीजिए, और या फिर आप एक समय तय कर लीजिए कि यदि उतने समय तक वो पैसा चल पाए और उसके बाद वो पैसा पूरा खत्म हो जाए तो भी आपको चलेगा, तो उस हिसाब से फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरी सलाह होगी कि आप कुछ हाइब्रिड फंड्स जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड, इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करके वहाँ से आप SWP कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर इक्विटी का एलोकेशन काफ़ी है, रिस्क भी है, तो आप सोच समझकर यहाँ से इन्वेस्ट करें या फिर मुझे एक बार फिर से सवाल भेजें जहाँ पर आप ये बताएं कि आपको कितने समय के लिए SWP करनी है। क्या आप तैयार हैं कि एक वक्त के बाद जो आपका कैपिटल है वो पूरा ख़त्म हो जाए, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊं। और आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, क्या यदि आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसकी वैल्यू कम होती है तो आपको उससे कितनी चिंता होती है या फिर आप पेशेंस रख सकते हैं। यदि ये सब बातें आप मुझे विस्तार से बताएंगे तो मैं आपको सही तरीके से इसका उत्तर एक बार फिर से देने की कोशिश करूंगा। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है नंद कुमार हरिदास गायकवाड़ जी ने। नंद कुमार जी ने बताया कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली है जिसमें वो और उनकी वाइफ जॉइंट ऑनर्स हैं। नंद कुमार जी ने कहा है कि पहला नाम उनका है और सेकंड नेम उनकी धर्मपत्नी का है और नो शेयर इज डिफाइंड, मतलब यहाँ पर यह भी तय नहीं है कि दोनों का कितना % शेयर है। मैं नंद कुमार जी आपको बता दूं कि एक जॉइंट प्रॉपर्टी में पहला नाम किसका है सेकंड नाम किसका है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि उसमें दो नाम हैं और वहाँ पर ये डिफाइन नहीं है कि किसकी हिस्सेदारी कितनी है, किसका शेयर कितना है, तो इसका मतलब दोनों 50-50% के ओनर हैं। तो यहाँ पर आप और आपकी धर्मपत्नी इस घर में दोनों ही 50-50% के ओनर हैं। अब आगे आपने कहा है कि आपकी वाइफ भी वर्किंग है, वो सैलरी अर्न करती हैं और यहाँ पर जो रेंट आता है वो आपकी वाइफ के अकाउंट में आता है।
तो ये इनकम किसकी होगी, ITR में इसे किसकी इनकम में ऐड करना होगा। यहां पर नाम होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इनकम टैक्स पर्पस के लिए, बाकी सभी मैटर्स के लिए अगर दो लोगों का नाम एक घर में है तो दोनों इक्वली यहां पर उसमें ऑनर हैं, दोनों की बराबर की हिस्सेदारी है। लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के लिए क्या मायने रखता है कि इसमें पैसा किसने खर्च किया है, यानी कि घर किसके पैसे से खरीदा गया है या बनाया गया है। तो यदि आप और आपकी धर्मपत्नी यहां पर ऑनर हैं, दोनों ने मिलकर ये घर लिया है, दोनों ने इसके लिए पेमेंट किया है, तो उस केस में जो रेंट आता है वो दोनों में डिवाइड होगा। दोनों आधा आधा अपनी इनकम में इसको ऐड करेंगे। चाहे वो एक पर्सन के अकाउंट में आता है तो भी दो व्यक्ति उसको डिवाइड कर लें, और साथ ही इस पर जो इनकम टैक्स का बेनिफिट है, यदि आपने लोन लिया हुआ है उस लोन का इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है उस पर भी दोनों पार्टनर्स इक्वली डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और होना ऐसा चाहिए कि यदि रेंट एक पर्सन के अकाउंट में आए तो उसका आधा हिस्सा वो पर्सन दूसरे पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रेगुलर बेसिस पे, तो ये और भी बेहतर होगा। और साथ ही जहां तक इंटरेस्ट का सवाल है, जो मैंने कहा कि यदि इंटरेस्ट इस पर पे किया जा रहा है तो उसका बेनिफिट दोनों ले सकते हैं, क्योंकि जो EMI होती है वो तो एक अकाउंट से जाती है। तो ऐसे में भी जो दूसरा पार्टनर है, यदि हस्बैंड के अकाउंट से EMI डेबिट हो रही है तो पत्नी अपने अकाउंट से उस EMI का आधा हिस्सा पति के अकाउंट में हर महीना ट्रांसफ़र कर दे। इससे ये बात और भी साबित हो जाएगी कि इस EMI के पेमेंट में भी दोनों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इस तरह से आपने यदि दोनों ने मिलकर घर लिया है तो इसकी जो इनकम होगी वो दोनों की इनकम मानी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपके सवाल सुझाव जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।